Good evening, everyone. Am I audible? And the video is clear? Is the audio video clear? Is the audio video clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था दैट इज एक ब्रीफ इंट्रो हुआ था. हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था एक ब्रीफ इंट्रो हुआ था कि सेल होता क्या है. मैंने बताया था कि हाँ, सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बॉडी का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का. दूसरा चीज, फिर हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ सेल की, जो लोग आज पहला क्लास कर रहे हैं, सिंपल प्रीवियस क्लास में एक ब्रीफ इंट्रो हुआ था, आप इतना ही समझना. हम लोगों ने सिंपल, आप 8 में भी वो चीज पढ़े हो और वो चीज था क्या, तो सिंपल हिस्ट्री था कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया, भाई ल्यूएन हुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया. हम लोग सेल थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे. सेल थ्योरी में मैंने एक पोस्टुलेट बताया था जो कि कंबाइंड इफेक्ट था, या हम कह सकते हैं एक ज्वाइंट स्टेटमेंट था. दो साइंटिस्ट का नाम आया था. एक जो साइंटिस्ट है दैट वाज स्लाइडेन, ही वाज अ बॉटनिस्ट. वो एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया था और इस कंक्लूजन पे वो आए थे कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, मोर और लेस प्लांट टिश्यू जितना भी होता है, सारे का सारे क्या चीज से, सेल से बना होता है. दूसरे चीज क्या था, दूसरा जो साइंटिस्ट थे 1839 में आए थे, हिज नेम वाज स्लाइडेन, सॉरी स्वान. स्वान, ही वाज अ जूलॉजिस्ट. वो एक जूलॉजिस्ट थे और बहुत सारे एनिमल सेल्स को, उन्होंने एनिमल टिश्यू को स्टडी किया था, ठीक है. तो एनिमल टिश्यू को स्टडी करने के बाद वो इस कंक्लूजन पे आए थे कि एनिमल्स के भी जितने भी डिफरेंट टिश्यू हम ले रहे हैं डिफरेंट रीजन से, चाहे वो बोन से हो, मसल से हो, डिफरेंट सो एंड सो ऑन, डिफरेंट रीजन से जो ले रहे हैं, मोर और लेस सारे के सारे एक फंक्शनल यूनिट या एक स्ट्रक्चरल यूनिट के ही रिपीटेशन से बनते हैं, एंड दैट यूनिट इज नोन एज सेल. उसे ही हम लोग आज के डेट में सेल कहते हैं. तो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट, और स्वान ही थे जिन्होंने बहुत सारे एनिमल्स के साथ साथ कुछ प्लांट्स को भी स्टडी किया था, और इस कंक्लूजन पे आए थे कि जो प्लांट में एक एनिमल में सबसे आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है दैट इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो उन्होंने कहा कि प्लांट में उसके बाहर भी एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज, उसे ही हम लोग सेल वॉल कहते हैं. तो ये चीज तो दोनों साइंटिस्ट ने बताया था. तो सेल थ्योरी का ज्वाइंट स्टेटमेंट एक पहला आया, क्या भाई, कि जितने भी एनिमल हो या फिर प्लांट हो, सारे के सारे किस चीज से बने हुए, सेल से बने हुए. लेकिन आप देखो, उन्होंने सेल के ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं बताया था, मतलब सेल पैदा कहां से हो रहे. इस चीज को कुछ साल बाद 1855 में एक साइंटिस्ट आए थे, हिज नेम वाज रुडोल्फ वर्चाउ, एंड ही एक्सप्लेन्ड, एक्चुअली उन्होंने एक्सप्लेन किया. क्या एक्सप्लेनेशन था उनका भाई, तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने सेल लीनियस थ्योरी को दिया था, and by stating omnis cellula e cellula, and it means cell always arises from a pre-existing cell. मतलब जितना भी सेल का प्रोडक्शन होता है स्पॉन्टेनियस क्रिएशन नहीं होता है. ऐसा नहीं कि भगवान कोई वरदान दे रहे कि यहाँ पे कुछ नहीं था, एग्जैक्ट सेल हो गया. ऐसा नहीं है, लाइफ ऐसे नहीं ओरिजिनेट किया. इवोल्यूशन में भी हम पढ़ेंगे आगे जाके हायर क्लासेस में, हम लोग देखेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. और बहुत सारे पोस्टुलेट्स एंड थ्योरीज दिए गए हैं वेरियस साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका मोर और लेस यही बात है कि जो लाइफ ओरिजिनेट होता है, पहले से लाइफ था. पहला एग्जैक्टली लाइफ कैसे आया ये आज तक किसी को नहीं पता चला है. यहां तक कि हम सेल में क्या क्या एग्जैक्ट कंपोजिशन होता है हमको पता है, फिर भी हम उस सारी चीजों को एक जगह रखेंगे तो लाइफ थोड़ी ना आ जाएगा उस सेल में. ऐसा रहता तो किसी आदमी को मरने ही नहीं देते, बार बार उसको जिंदा कर देते. लेकिन ये इस चीज का थ्योरी कहां से आया, तो सेल लीनियस थ्योरी, एंड दैट थ्योरी वाज गिवन बाय रुडोल्फ वर्चाउ, and he stated actually in a Latin proverb that means omnis cellula e cellula, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है, सॉरी, सेल का ओरिजिन क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, एक पहले से सेल है वहीं से ओरिजिन हो रहा है. मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है, एक बैग सेल यहाँ पैदा नहीं होगा. सेल ये जरूर दिख रहा है यहाँ से, कहीं ना कहीं से ये पहले से कोई सेल होगा, उसी से डिवाइड करके आया होगा ये सेल, ठीक है. तो भले ही सेल यहाँ पे नया दिख रहा है, लेकिन इस सेल का ओरिजिन किसी प्रीवियस सेल से ही हुआ होगा. इसी चीज को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम रुडोल्फ वर्चाउ था, इन्होंने ही एक्सप्लेन किया था. एंड बाय स्टेटिंग ओमनिस सेलुला
ई सेलुला, ठीक है, इन्होंने ये चीज एक्सप्लेन किया था। इस थियरी को सेल लीनियज थ्योरी कहते हैं। लीनियज का मतलब ओरिजिन होता है कि कहां से आ रहा है ये, ठीक है, लीनियर बोल रहे हैं, सेल लीनियज थियरी, इस चीज को हम उन्होंने बोला। और यही चीज एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है कि सेल का ओरिजिन कैसे होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सेल ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो दोनों का दोनों जो स्टेटमेंट आया, मैंने लास्ट पॉइंट लिखाया था, मैंने स्वान के बारे में बताया था, वर्चाउ के बारे में मैंने नहीं बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है। जो भी लास्ट क्लास अटेंड नहीं किए हैं, पहले वो क्लास अटेंड करेंगे, उसके बाद ही वो इस क्लास के बाद वो भी क्लास आप देख लेना, ठीक है। पहला क्लास इससे इस वीक के पहले वाले वीक में हुआ था, ठीक है, लास्ट वीक के लास्ट वीक में हुआ था क्लास को। तो देखिए, सिंपल हम लोग को पढ़ना है रुडोल्फ वर्चाउ के बारे में और सेल लीनियज थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जहां पे आप लिखे थे, लिखना इन 1855 रुडोल्फ वर्चाउ explained the origin of cell by stating that, क्या उन्होंने स्टेट किया था, omnis cellula e cellula। इसका मतलब क्या होता है, इट मींस सेल arises from pre-existing cells only। इस चीज को उन्होंने बताया था। तो देखो, दो स्टेटमेंट आज के डेट में, सेल थ्योरी में बहुत सारे पोस्टुलेट लिखे रहते हैं, लेकिन बेसिक दो पोस्टुलेट हमेशा याद रखना है। सेल थ्योरी जो आज के डेट में हम जानते हैं, वो सेल थ्योरी है क्या भाई, वो सेल थ्योरी है हमारा कि सेल थ्योरी में पहला पोस्टुलेट स्लाइडेन स्वान का ज्वाइंट स्टेटमेंट, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे क्या चीज से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। दूसरा चीज क्या हो गया, इनका स्टेटमेंट, मतलब जो दो आज सेल थ्योरी में हम पढ़ते हैं, जो सेकंड स्टेटमेंट है, it was actually given by Virchow and it explained the origin of cells। कैसे सेल ओरिजिनेट होते हैं इसको एक्सप्लेन किया गया। तो सेल थियरी आज के डेट में जो हम जानते हैं, सेल थियरी आज के डेट में हम जो जानते हैं वो क्या है, हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेल थियरी एज अंडरस्टूड today has two postulates, two postulates। पहला क्या पोस्टुलेट हो गया, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेदर प्लांट और एनिमल, वो सारे के सारे किस चीज से बने हुए हैं, सेल या फिर उसके रेपिटेशन से बने हुए हैं। फर्स्ट क्या हो गया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या आ गए, प्लांट्स एनिमल्स सब आ गए। ब्रैकेट में हम लिख लेंगे प्लांट्स प्लस एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स। सेल और उसके प्रोडक्ट से बने होते हैं। दूसरा चीज क्या हो गया, दूसरा स्टेटमेंट सेल लीनियस थ्योरी के बारे में, दैट इज वो क्या है, तो हम कह सकते हैं सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। यही दोनों पोस्टुलेट आपको याद करना है कि सेल थ्योरी में यही दोनों पोस्टुलेट है। पहला क्या हो गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे सेल से बने हुए हैं या उसके प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट कहने का मतलब या तो एक सेल का या तो उसके मल्टीपल सेल्स का। दूसरा क्या हो गया, ये हो गया।
हो गया? देखो इसके बाद से नेक्स्ट जो टॉपिक, कुछ कुछ फैक्ट्स है हमको जानने हैं साइज के बारे में, शेप के बारे में। ये कुछ फैक्ट्स है, बेसिक फैक्ट्स है, जो जिससे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वो ऑब्जेक्टिव टाइप के सर 1 मिनट प्लीज। अच्छा लिख लीजिए। आप सबसे एक समझिए रिक्वेस्ट है एंड एडवाइस है कि आप जैसे ऑफलाइन क्लास में कॉपी लेके नोटबुक लेके बैठते हो, उसका दो फायदा है। क्लास में लिखोगे, दूसरा नोट फेयर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि बार बार अभी पढ़ रहे फिर बाद में फेयर कर रहे, काम ही रह जाता है कि हाँ फेयर करना है, वो होता ही नहीं है प्रॉपर टाइम पे। ठीक है, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, फिर गैप आने लगेगा, फिर हो जाएगा बैकलॉग, और बैकलॉग कब पूरा होगा। इससे अच्छा है इस समय थोड़ा स्लो चलेंगे, लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। चलिए हो गया। देखिए, तो दूसरा चीज, कुछ फैक्ट्स है, नहीं मिटा रहे भाई, शेप के बारे में। अगर मैं शेप की बात करूं, सेल वेरियस शेप्स का पाया जाता है। वो हम कह सकते हैं पॉलीगोनल शेप का होता है, ओवल शेप का होता है, स्फेरिकल होता है, इररेगुलर शेप का होता है, स्पाइरल शेप का होता है, इलोंगेटेड थ्रेड जैसा होता है। मल्टीपल सेल्स, मल्टीपल शेप्स के सेल पाए जाते हैं बॉडी में। ठीक है, लेकिन ये शेप डिपेंड किस चीज पे करता है? डिपेंड करता है ये शेप कि वो कहां पाए जाते हैं एंड उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो शेप में हम लिख सकते हैं सेल हैव may have different shapes based on the functions they perform जैसे कि किस किस शेप में पाए जाते हैं सेल। ठीक है, किस किस शेप में पाए जाते हैं सेल? तो सेल एग्जाम्पल के रूप में डिस्क लाइक के रूप में हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, जैसे हम जानते हैं बाई कन्वेक्स हो सकते हैं, या बाई कॉनकेव हो सकते हैं। ठीक है, इररेगुलर हो सकते हैं, रिबन लाइक हो सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल शेप में, स्टार लाइक हो सकते हैं, रिबन लाइक, स्टार लाइक बोन सेल्स होते हैं। हमारा जो बोन सेल्स है वो स्टार लाइक होता है। जो नहीं समझ में आएगा पूछिएगा रेटिंग। ये तो हो गया भाई शेप की बात। अगर हम इस बात करते हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं साइज की। मान लो अगर हम बात कर रहे हैं साइज की, तो साइज भी बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली हम आपने पढ़ा भी है, नाम अगर टर्म सुने होंगे 8 में पढ़े होंगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रॉपर्ली कवर्ड नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल वगैरह नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। एंड उनका साइज पे अगर हम बात करें तो साइज भी छोटा होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? बड़े होते हैं साइज में, और प्रोकैरियोटिक छोटे होते हैं। कारण भी देख लो, क्योंकि प्रोकैरियोटिक पहले आया, साथ ही साथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट उसका क्या होगा? कम होगा, जाहिर सी बात है, तो साइज उसका क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। दूसरा चीज, यूकैरियोटिक सेल साइज में क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात कर रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट सेल में एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, आपने, हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी में भी पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें पढ़ना है किंगडम मोनेरा में एक ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है, दैट इज नोन एज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का नॉर्मल जो साइज होता है दैट इज फ्रॉम 0.3 माइक्रोमीटर एवरेज लेंथ होता है। ठीक है, 0.3 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर कहने का मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर, या फिर हम कह सकते हैं 1/10 लाख मीटर। ठीक है, तो ये माइकोप्लाज्मा साइज में सबसे छोटा होता है। इसमें भी एक तरह का माइकोप्लाज्मा डिस्कवर किया गया था। कब डिस्कवर किया गया था? कैटल में एक डिजीज हो गया था, एक तरह का निमोनिया हो गया था। उससे ऑर्गेनिज्म को जब एक्सट्रैक्ट करके उसको माइक्रोस्कोप में देखा गया, तो ये देखा गया
कि वो ऑर्गेनिज्म अभी तक में जो भी ऑर्गेनिज्म मिला है उसमें सबसे छोटा है, तो उस ऑर्गेनिज्म को प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा गया, और शॉर्ट फॉर्म में हम उसे पीपीएलओ कहते हैं, जो कि कैटल में एक तरह का निमोनिया हुआ था, उससे वो चीज क्या किया गया था, एक्सट्रैक्ट किया गया था। ठीक है, तो ये चीज देखिए, तो ये चीज पीपीएलओ की बात कर रहे हैं। तो साइज की हम बात कर रहे हैं, तो साइज एक डायमेंशन समझो या रेंज समझो। पीपीएलओ जो 0.1 माइक्रोमीटर से लेके सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल एक ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, एंड दैट रेंजेस अप्रोक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर इन डायमीटर ऑस्ट्रिच का जो डायमीटर होता है। तो ये सबसे बड़ा, तो रेंज हमारा क्या है, पीपीएलओ से लेके ऑस्ट्रिच एग, इसी के बीच जितने भी सेल्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, यही उसका अलग अलग साइज वेरी करता है। तो अगर हम साइज में आते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, ठीक है। जैसे कि माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म का नाम है। इसका क्या होता है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। इसी में एक और माइकोप्लाज्मा का ही टाइप है, दैट इज पीपीएलओ। ये जनरल हो गया, और इसमें भी एक सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रोप्लाज्मा है, दैट इज प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये क्या हो गया, सबसे छोटा होता है। कितना होता है भाई, तो 0.1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। ठीक है, काफी छोटा होता है। नॉर्मल बैक्टीरियल सेल की मैं बात करूं, तो बैक्टीरियल सेल भी प्रोकैरियोटिक है, तो इसका साइज छोटा ही होता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है इन लेंथ। ठीक है, अगर मैं ह्यूमन में बात करूं, तो ह्यूमन में सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल्स होते हैं दैट इज प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स सबसे छोटे होते हैं, 2 से 3 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर होता है। उससे थोड़े जो जनरल सेल्स है दैट इज ह्यूमन आरबीसी, 5 से 7 या 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। नर्व सेल सबसे बॉडी में लॉन्गेस्ट होते हैं, 1-1 मीटर का नर्व सेल पाया जा सकता है, हो सकता है यहां से लेके यहां तक एक ही नर्व सेल होगा अंदर में। ठीक है, तो ये वेरी करता है नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है बॉडी का, पूरे बॉडी का। तो अगर मैं बैक्टीरिया के बाद बात करूं, तो जिससे क्वेश्चंस आते हैं दैट इज ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। ठीक है, कुछ बेसिक फैक्ट्स है, ये आपको एक जनरल 2-3 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कोई चीज को कॉन्शियसली रटने की जरूरत है ही नहीं, 3 से 4 बार उसको पढ़ोगे तो वो चीज ऑटोमेटिकली तुम्हारा याद हो जाएगा, एग्जाम में याद आ जाता है वो सब चीज। और जैसे जैसे आप हायर क्लास में जा रहे हो, ये रटने वाला चीज क्या होता है, आपको कम होना है। ठीक है, आप हर चीज एकदम रट के नहीं रख सकते, समझ के 3-4 बार पढ़ो, आराम से दिमाग में रहेगा, कोई स्ट्रेस लेने का जरूरत ही नहीं है। अगर मैं नर्व सेल की बात करूं, तो नर्व सेल जो है ये पूरे बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल होता है। लॉन्गेस्ट सेल कहां तक हो सकता है, अप टू 1 मीटर इन लेंथ हो सकता है, इन लेंथ। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट सेल की मैं बात कर रहा हूं, सबसे लार्जेस्ट सेल दैट इज ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, ये कितना है, तो ये 18 सेंटीमीटर इन डायामीटर। मतलब 18 सेंटीमीटर कितना हो गया, लगभग इतना इतना बड़ा ये रहता है।
ठीक है, देखिए तो नर्व सेल हमारा क्या हो गया, सबसे लॉन्गेस्ट सेल हो गया बॉडी का, इसके बाद से लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग हो गया। ये सब कुछ बेसिक सा चीज था। अब मेनली यहां से हमको देखना है कि ये तो कुछ फैक्ट्स था कि साइज और शेप के आधार पे सेल को कैसे उनको कैसे क्या नहीं हो रहा है सब देखना, ठीक है। ये बेसिक फैक्ट है, ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट आता है। हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी हाँ बोलिए। सर, फिर से रिपीट कर देंगे, साउंड लैग कर रहा था। अच्छा कोई नहीं। देखिए मैंने कहा सिंपल कि ये सारा चीज जो है साइज में हो गया। साइज एक जनरल जो रेंज है हमारा, दैट इज फ्रॉम पीपीएलओ टू द ऑस्ट्रिच एग। इसी के बीच जितने सेल है सारे के सेल आते हैं, चाहे वो ह्यूमन आरबीसी हो गया जो कि हम लोग देखे 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। नर्व सेल लॉन्गेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर लार्जेस्ट की बात करेंगे, नर्व सेल को फैलाएंगे तो 1 मीटर थोड़ी ना रहेगा। तो सबसे लार्जेस्ट की बात करें तो 18 सेंटीमीटर इन डायमीटर, दैट इज ऑफ ऑस्ट्रिच एग। तो एक डायमेंशन है, एक रेंज है साइज के हिसाब से। अब हमको जानना है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो पढ़ना है वो हमें डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल पढ़ना है। हो गया, लिख लियो ना, तो मिटाते। यस सर। हो गया। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं बात करूं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बहुत सुने होंगे प्रीवियस क्लास में भी अपने आप, लेकिन यहां पे थोड़ा सा और उस चीज को डिटेल में हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं भी है या नहीं होते। लेकिन कुछ डिफरेंसेस तो होते हैं जो जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल कॉलम्स में बना रहा हूं। एक तरफ मैंने लिखा है प्रोकैरियोटिक और दूसरे तरफ मैंने लिखा है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, अब देखो यूकैरियोटिक सेल कर देते हैं, सेल। सिंपल प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब हुआ क्या, प्रो का मतलब प्रिमिटिव होता है, कैरी ऑन वर्ड फॉर न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस हम किसको कह रहे हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस कह रहे हैं मतलब न्यूक्लियस अच्छे ढंग से डेवलप नहीं किया है। वहीं पे यूकैरियोटिक कहने का मतलब क्या हो गया, यू का मतलब ट्रू, कैरी ऑन वर्ड फॉर न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक का मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस ट्रू है, मतलब फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो यहां पे दो टर्म आता है, एक क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर लेते, प्रो, प्रो मतलब क्या हो गया, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव एंड कैरी ऑन मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस। इसमें यू का मतलब क्या हो गया, ट्रू, और कैरी ऑन मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस। मतलब लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड ये क्या हो गया, मोर डेवलप्ड न्यूक्लियस, मोर डेवलप्ड न्यूक्लियस। अब देखो यहां पे लेस डेवलप कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, लेस और मोर कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब न्यूक्लियस में मेन चीज जो होता है दैट इज न्यूक्लियस ऑलवेज कंटेन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो हेरिडिटी में रोल प्ले करता है। हेरिडिटी वर्ड, एक नया वर्ड आ गया हमारे पास। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। मतलब मान लो मैं हूं, तो मुझमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, वेदर अपीयरेंस हुआ, और हम कह सकते हैं कि हो सकता है कुछ फीचर्स में जैसे हेयर कलर हो गया, हाइट हो गया, या हम एक बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ अनुष्का बोलिए। कुछ पूछ रही हैं, कंटिन्यू करूं? नो सर। कंटिन्यू। यस सर। ओके, देखिए तो यहां पे हम कह रहे हैं जेनेटिक मटेरियल्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं, और इसी प्रोसेस में हेल्प कौन कर रहा है, या ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां स्टोर्ड है, तो ये स्टोर्ड होते हैं डीएनए में, या हो सकता है हम कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल में। सिंपल समझना, जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसमिशन वाले कैरेक्टर्स है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स स्टोर्ड है। अब जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रॉपरली एनक्लोज्ड है कि नहीं, इसी चीज पे हम बेस्ड है दो तरह का सेल। या हम कह सकते हैं, ये समझो जेनेटिक मटेरियल इसका है, ठीक है, ये इसके ऊपर प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होता है या कवर्ड नहीं होता है,
और ये क्या हो गया, इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया। इसके ऊपर प्रॉपरली एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो रहता है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं ये मान लो सेल हो गया हमारा, ये हमारा सेल हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम कह सकते हैं पुअरली डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं वेल डेवलप्ड डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, वेल डेवलप्ड डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब क्या ही हम कह रहे हैं, अगर मान लो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या इसका जेनेटिक मटेरियल पूरा फैला रहेगा क्या? लेकिन जब ऑब्जर्व किया गया, मान लो हम कह रहे हैं इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो हो सकता है ये तो फ्री है ना, ये तो कैसे भी हो सकता है, ये तो ऐसे ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये इतना नहीं फैला रहता है। फिर भी देखा गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो साइटोप्लाज्म के एक स्पेसिफाइड रीजन में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो पूरा का पूरा फैला नहीं रहता है। और ये जो स्पेसिफाइड रीजन है जहां पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, अब क्योंकि ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा नहीं है तो इसको हम न्यूक्लियस तो कह नहीं सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड बड़ा सा लिख रहे हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। मतलब हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोइड पाया जाता है या न्यूक्लियोइड पाया जाता है। न्यूक्लियोइड है क्या, वो रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल में जहां पे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इन स्पाइट ऑफ न्यूक्लियर, और हम कह सकते हैं एक प्रॉपर न्यूक्लियस के, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियोइड पाया जा रहा है। ये तो बेसिक डिफरेंस था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस ऑब्जर्व किए गए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि हाँ इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, या हम कह सकते हैं इसमें न्यूक्लियोइड पाया जाता है, इसमें प्रॉपर इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। जब देखा गया, ऑब्जर्व किया गया माइक्रोस्कोप के अंदर, तो और भी डिफरेंसेस हमको नजर आने लगे बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यहां तक आप इस चीज को बना लो। हो गया, 2 मिनट समय दे रहे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर यूकैरियोटिक सेल जो है वो मोर डेवलप्ड होता है प्रोकैरियोटिक से या फिर फुली डेवलप्ड होता है? फुल्ली डेवलप्ड, मोर डेवलप्ड होता है। इसमें भी देखो, इसमें भी जैसे जैसे हम यूकैरियोटिक सेल जब डाइवर्सिटी पढ़ेंगे ना, तो देखेंगे जैसे जैसे एडवांस होता जाएगा ना फाइलम वगैरह, ठीक है, मतलब किंगडम, जैसे यूकैरियोटिक 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया। तो मोनेरा छोड़ के सारे यूकैरियोटिक है। फिर भी अगर मान लो हम कंपेयर करते हैं फंजाई का और प्रोटिस्टा का, तो प्रोटिस्टा के तुलना में यूकैरियोटिक सेल फंजाई का ज्यादा डेवलप होगा। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे सेल में क्या हो गया, डेवलपमेंट होता चला गया। ठीक है, ऐसे हम कह रहे हैं ये पूरा डेवलप है, ये लेस डेवलप है इसके कंपैरिजन में। कंपैरेटिव है, कोई भी चीज जो भी होता है ये चीज कंपैरेटिव हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं मान लो हम लंबे, तो बोलेंगे ना किसके तुलना में, ऐसा तो ही ना कि हम सब चीजें लंबे ही है या हम सबसे से छोटे ही है। ये हो गया। अब देखिए इसमें और भी क्या क्या चीजें ऑब्जर्व किया गया। तो देखा गया कि जब प्रोकैरियोटिक सेल में देखा गया, तो देखा गया यूकैरियोटिक सेल की तुलना में प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते। जैसे यूकैरियोटिक सेल में क्या पाया जा रहा है, तो आगे जाके जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें एक मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुलर नेटवर्क है जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसमें प्लास्टिड पाया जाता है। ठीक है, इसमें प्लास्टिड पाया जाता है। तो देखा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? दो ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में
मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल पाया जाता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है। वो कौन कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है? ठीक है, ध्यान से सुनना। मतलब नॉर्मली हम क्या कह रहे हैं इसमें कि सेकंड पॉइंट लिखना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। ठीक है, ये एब्सेंट होता है। यहीं पे यूकैरियोटिक की बात हम कर रहे हैं तो इसमें क्या हो गया, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। और कौन कौन से ऑर्गेनेल्स? सच एज, यहीं पे एग्जांपल देके हम लिख लेंगे, सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कैपिटल ई कैपिटल आर लिखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या हो गया, प्लास्टिड्स जिसमें कि फोटोसिंथेसिस होता है, ईटीसी आर प्रेजेंट। ये तो एक जनरल डिफरेंस हो गया। जनरल मतलब हम क्या कह रहे हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में जो मेन डिफरेंस है वो न्यूक्लियस के आधार पे है, लेकिन और भी डिफरेंसेस ऑब्जर्व किए गए हैं। क्या भाई? तो इसमें मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल जो कि इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाया जा रहा है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि दो ऐसे एक्सेप्शन है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल होने के बावजूद उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया जाता है। वो कौन से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है? तो बैक्टीरिया के केस में याद रखना, बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया हम जिसे कहते हैं, उसके केस में अगर वो फोटोसिंथेटिक होता है तो इसके अंदर क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि मेम्ब्रेन से बने होते हैं, और इन स्ट्रक्चर को थाइलाक्वाइड्स बोलते हैं। इन स्ट्रक्चर को थाइलाक्वाइड्स बोलते हैं, या फिर इसी स्ट्रक्चर को हम क्रोमैटोफोर्स भी Sir, बोलते हैं। please. क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं। ठीक है, आवाज लैग कर रही है क्या? Please. रिपीट कर रहे? ठीक है, कोई नहीं, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए, हाँ, क्या अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखिए, तो मैं कह रहा हूं कि हम तो अभी तक ये पढ़े कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पे मैंने कहा कि एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। वो कौन सा है? तो मैंने बोला कि अगर बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होगा, मतलब अपना खाना खुद बना सकता है, तो उस केस में उसमें क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट कंटेन्स क्लोरोफिल। ठीक है, और वो अपना खाना खुद बना सकता है, और वो स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, यहां पे देखो मैंने लिखा है थाइलाक्वाइड्स, या उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर्स कहते हैं। तो अगर बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होगा तो उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल थाइलाक्वाइड या फिर उसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर्स कहते हैं, ये पाया जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज, अगर बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया समझो पानी में रहता है या एक्वेटिक है, तो उसमें उसको हल्का बनाने के लिए उसके अंदर गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये गैस वैक्यूल है जिसके अंदर एयर भरा रहेगा, जो कि उसको क्या करेगा, हल्का बनाएगा और बायोन्सी प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों दो ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, जो कि एक्सेप्शन हो गया। क्यों भाई? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया ही नहीं जाता है, ये तो अभी हम लिखे। लेकिन कौन से दो पाए जाते हैं? तो दो का नाम क्या हो गया, एक थाइलाक्वाइड हो गया, कब? अगर बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होगा। दूसरा क्या हो गया, गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स क्या प्रोवाइड करेंगे, बायोन्सी, एंड वो उसको तैरने में हेल्प करेंगे। तो दो स्ट्रक्चर याद रखना है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, लिखते हैं इसको हम लोग। इतना समझ में आ गया ये चीज, ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आया? तभी हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूं यहां पे,
एक्सेप्शन यहाँ स्टार मार्क करके एक्सेप्शन लिखिएगा। क्या भाई? तो पहला एक्सेप्शन क्या है? इफ प्रोकैरियोटिक साइड में लिखना, इफ बैक्टीरिया इज photosynthetic, if bacteria is photosynthetic, Sir, एक मिनट रुक जाइएगा। someone got unmute, kindly mute yourself. देखिए, if bacteria is photosynthetic, then thylakoids or previous chromatophores is present। ये पहला एक्सेप्शन हो गया आपका, ठीक है, कि अगर बैक्टीरिया हमारा क्या हो गया, फोटोसिंथेटिक हो गया, तो उसमें क्या पाया जाएगा, थाइलाक्वाइड पाया जाएगा। और थाइलाक्वाइड को ही हम क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर्स कहते हैं। ठीक है, देखिए ये पहला एक्सेप्शन हो गया, लिखा गया ये वाला पार्ट। Yes, sir. no sir. फराज, ओके चलिए, देखिए ये वाला पार्ट हो गया। दूसरा चीज मैंने क्या बताया एक्सेप्शन, अगर बैक्टीरिया हमारा क्या है, या ब्लू ग्रीन एल्गी की हम बात कर रहे हैं, वो क्या हो गया, अगर पानी में रहता है तो उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, गैस वैक्यूल। ठीक है, Sir, 1 minute, 1 minute. कोई आप चैट में बोल दो ना, आवाज नहीं आ रहा है जो भी बोल रहा है। अच्छा, देखिए मैंने दूसरा जो पॉइंट है, दैट इज क्या हो गया, इफ बैक्टीरिया इज aquatic, then gas vacuoles are found to provide buoyancy। बायोन्सी क्या है भाई, तो अपवर्ड जो थ्रस्ट लगता है उसे ही हम बायोन्सी कहते हैं। तो स्विम करने में उसको हेल्प करेगा, ठीक है, उसको स्विम करने में हेल्प करेगा। तो ये हम लोग देख लिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में भाई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्शन है दो ठो। कौन सा दो? एक पहला क्या हो गया, क्रोमैटोफोर, दूसरा क्या हो गया, गैस वैक्यूल। ठीक है, ये दोनों मेम्ब्रेन बाउंड होने के बावजूद प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। तो ये दो डिफरेंस समझ में आया, पहला न्यूक्लियस के आधार पे, दूसरा हमारा क्या हो गया, दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के आधार पे। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आपसे हम एक तरीके से रिकॉल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप बनाना उसको।
चलिए देखिए, तो मैं लॉन्च कर रहा हूँ पोल, आप सॉल्व करना उसको जल्दी से, देखते हैं किसका आता है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग। साइड हट जाए, ओके। जल्दी, 4 लोग बचे हुए हैं। हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज, कौन किसने डिस्कवर किया था? तो भले ही वो डेड सेल था, लेकिन सेल तो था ना भाई, तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। ठीक है, 7 लोगों ने एग्जैक्ट सही दिया है, एक एक बच्चे ने गलत दिया है, 8 लोगों ने सही दिया। जल्दी, 1 मिनट टाइम है, 1 मिनट पे कट जाएगा। हो गया। सो आई एम एंडिंग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर मेरे स्क्रीन पे क्वेश्चन अपीयर ही नहीं हुआ। अच्छा, आपके स्क्रीन पे नहीं सर हुआ? मेरे स्क्रीन पर भी सर। सर मेरे स्क्रीन पे भी। अच्छा, तब तो नेट का इशू है। देखिए, तो दूसरा हम कर रहे हैं, देखिएगा तो जाएगा कि नहीं। जिसका नहीं आएगा वो चैट पे बोलना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, फिर आंसर कीजिएगा। जिसका भी नहीं आएगा क्वेश्चन अपीयर, वो आप बोर्ड पे चैट में बताना। अच्छा, 3 लोगों ने दिया है यूनिसेलुलर। चलिए, 3 लोगों ने देख लीजिए, जिन्होंने गलत आंसर दिया। यूनिसेलुलर आपने कैसे कर दिया? आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है क्या? देखो, दिया हुआ है सिंपल सा, ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल बोला जाए तो यूनिसेलुलर तो होगा नहीं, एक सेल होता तब ना यूनिसेलुलर। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा जो भी गलत आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन पहले पढ़िए, फिर ऑप्शंस कीजिएगा। आठ लोगों ने दिया, 3 लोग और, जल्दी 2 लोग और। जल्दी, चलिए जल्दी 2 लोग और। कोई ऐसा जिसपे अपीयर ना हो रहा हो क्वेश्चन, वो चैट में बताइए। हो गया। चलिए, आई एम एंडिंग दिस पोल। सो एक ने सिर्फ गलत आंसर दिया, दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, वो गलत आंसर है। अब देखो, बहुत सारे सेल जो है कंस्टिट्यूट टू फॉर्म, इज नॉट कंस्टिट्यूटेड बोला जा रहा है। कंस्टिट्यूटेड होता तब उसमें न्यूक्लियस आंसर होता, लेकिन वो सेल कंबाइन करके कुछ बना रहा है, तो क्या बनाएगा भाई? तो टिश्यू बनाएगा। नेक्स्ट देखिए,
या चलिए एंड करते हैं। एक ने प्लाज्मा आंसर दिया है, जिसने भी दिया आप देखिए प्लाज्मा, प्लाज्मा अभी तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं ना है। हाँ बिल्कुल शिखर, वाला एक्सेप्शन पॉइंट एक्सप्लेन कर देते। ये क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चंस राउंड फिर एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है, दोनों एक्सप्लेन कर दूंगा पहला दूसरा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, चलिए द पोल स्टार्ट्स। You all have 1 minute and kindly read the question carefully. You all are requested to read the questions carefully and then answer. हड़बड़ में नहीं करना है कोई चीज। हो गया? सो देखो क्वेश्चन था आपका, न्यूक्लियस जो है वो सेपरेटेड है। अभी हम लोग डिफरेंस देखे, क्या चीज, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। तो न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था तो हम न्यूक्लियस बोल ही नहीं रहे थे, समझो इस चीज को। जो जेनेटिक मटेरियल सेपरेटेड होता है या न्यूक्लियस का पार्ट सेपरेटेड होता है साइटोप्लाज्म से, कब, जब ऊपर से मेम्ब्रेन होगा। तो सो द करेक्ट आंसर जो 8 लोगों ने एकदम सही दिया आंसर, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिएगा कुछ क्वेश्चन बेसिक्स है, आपको पता चलेगा। ये प्रीवियस क्लास का भी क्वेश्चन है आपका, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा सोच समझ के पढ़िए फिर आंसर कीजिए। हो गया? सो देखिए क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है शेप देने के लिए? द ऑप्शंस आर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। देखो शेप डीलिमिट जो करेगा, मतलब कह रहे हैं कि किसी चीज को बाउंड करेगा वही उसको शेप देगा। अगर यहाँ पे सेल वॉल रहता, सेल मेम्ब्रेन रहता, तो करेक्ट आंसर सेल वॉल लगाते, क्योंकि वो ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है शेप, सेल मेम्ब्रेन के कारण फिर भी फ्लेक्सिबल होता है सेल। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एग्जैक्ट एब्सोल्यूट आंसर नहीं होता है, बेस्ट ऑफ द आंसर होता है, कि वो जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन उसमें से मोर और रिलेटेबल ऑप्शन या मोर रिलायबल ऑप्शन कौन सा होगा, वैसे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा हूँ, ये नहीं पढ़ाया मैंने। चलिए एक क्वेश्चन बेसिक था, ये आप पढ़े भी होंगे, इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर हम अपने कंटिन्यू करेंगे स्टडी को। या सो देखिए दो लोगों ने आंसर दिया है परमिएबल। परमिएबल का मतलब होता है कि वो एग्जैक्टली सारा सब्सटेंस को अंदर, जो सब्सटेंस बाहर अंदर चला जाएगा, जो अंदर है सब बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेल वॉल परमिएबल होता है क्योंकि वो डेड है, वो किसी चीज को रोक नहीं सकता है या कंट्रोल पॉइंट उसमें नहीं है कि
हाँ कौन सा सब्सटेंस उसके लिए फायदेमंद है उसको अंदर लेगा, कौन सा यूजलेस है उसको बाहर करेगा। तो सेल वॉल सब चीज के लिए परमिएबल होता है क्योंकि वो डेड स्ट्रक्चर किसी चीज को रोक नहीं सकता है, ठीक है। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। क्यों भाई? क्योंकि वो सेलेक्टेड सब्सटेंस का ही मूवमेंट कराता है। ऐसा नहीं है कि जो सब्सटेंस उसको चाहिए उसी सब्सटेंस का इंटेक लेगा, जिसको उसको नहीं रखना उसको वो बाहर फेंक देगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस था हम लोगों ने देख लिया, काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा आप लोगों के लिए। चलिए हम रिटर्न होते हैं अपने दो एक्सेप्शन वाले पॉइंट पे, ठीक है। वो एक्सेप्शन वाला पॉइंट है कौन सा? वो एक्सेप्शन वाला पॉइंट है पहला, मैंने क्या बोला, मैंने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बीच एक ही दो ही डिफरेंस बताया है। वो कौन कौन से है डिफरेंस? समझो इस चीज को कि वो डिफरेंस है क्या। पहला मैंने बोला कि प्रोकैरियोटिक सेल में एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, या फिर मैंने कहा कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कोई बाउंड्री नहीं तो जेनेटिक मटेरियल पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है, नहीं, वो फिर भी एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और उस स्पेसिफिक रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, हम उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो मैंने बोला कि प्रोकैरियोटिक सेल में हम बोलते हैं कि उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोइड पाया जाता है। वहीं पे हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में एक प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल इज प्रॉपर्ली एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बेसिक पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि यूकैरियोटिक सेल को देखा गया कि उसमें कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना भी आगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन दो है, ठीक है। कौन कौन सा वो एक्सेप्शन है? पहला एक्सेप्शन क्या है, क्रोमैटोफोर। अगर बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, अगर वो फोटोसिंथेटिक होता है तो उसके अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटोफोर या फिर उसी को हम क्या कहते हैं, थाइलाक्वाइड्स कहते हैं, वो पाया जाता है। दूसरा चीज क्या हो गया? हाँ अनुष्का बोलिए, कुछ बोलना है? यू हैव रेज्ड हैंड। अनुष्का, इज देयर एनी प्रॉब्लम? सर साउंड लैग कर रहा था। अच्छा, साउंड लैग कर रहा है, अब ठीक है? यस सर। ठीक है। तो मैंने बोला कि पहला जो पॉइंट है एक्सेप्शन का वो क्या है कि अगर बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, अगर वो फोटोसिंथेटिक होता है तो उसमें कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक प्रॉपर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है वो पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में पहला क्या हो गया एक्सेप्शन कि क्रोमैटोफोर या फिर उसी को हम क्या कहते हैं, थाइलाक्वाइड, जो कि पाया जाता है, जो कि उसमें पाया नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है। दूसरा चीज क्या? दूसरा चीज गैस वैक्यूल। अगर बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक होगा, पानी में पाया जाता है, तो उसके अंदर उसको स्विम करवाने में हेल्प कौन करता है? गैस वैक्यूल उसको हल्का बना देता है, उसके अंदर गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है। यही दोनों मैंने पॉइंट बताया है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो थर्ड डिफरेंस है बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, दैट इज प्रोकैरियोटिक साइज में छोटे होते हैं, यूकैरियोटिक साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये थर्ड डिफरेंस हो गया। फिर एक ऐसा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है जिसे हम राइबोसोम्स कहते हैं, आगे हम लोगों को पढ़ना भी है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन के मैन्युफैक्चर में या सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। लेकिन राइबोसोम का जो साइज है, प्रोकैरियोटिक में छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में साइज क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब सिंपल हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही में राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन साइज में क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में छोटा होता है साइज, यूकैरियोटिक में क्या होता है, बड़ा होता है साइज, ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ दो डिफरेंस है उसको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। थर्ड डिफरेंस मैंने क्या बताया कि दे आर जनरली smaller in size, smaller in size, और ये क्या होगा, लार्जर
as compared to prokaryotic cell, प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो यूकैरियोटिक साइज में क्या होता है, बड़ा होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखो यहीं पे मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। हम कह सकते हैं प्रोटीन फैक्ट्री जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारा क्या है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर ऑफ साइज में छोटा है। देखो राइबोसोम के साइज को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम स्वेडबर्ग था। जब राइबोसोम हम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे भी, वहां पे डिटेल में बताएंगे कि हाँ स्वेडबर्ग कैसे, या फिर साइज हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे सिंपल समझो कि स्वेडबर्ग ने वो यूनिट दिया था जिसे एस यूनिट हम कहते हैं, या उसी को सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, मतलब समझो जो भारी होगा वो जल्दी सेडिमेंट करता है। सिंपल सा फेनोमेनन है, या सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है। जो भारी होगा वो जल्दी बैठ जाएगा। अब कोई भी चीज हम सॉल्यूशन स्टेट में डालेंगे तो जो हेवी होगा वो क्या होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो जल्दी सेडिमेंट कर जाता है। तो सिंपल सा चीज है, जो भारी है वो बड़ा है, जो हल्का है वो छोटा है। तो सिंपल सा चीज है, सेडिमेंटेशन के बेस पे राइबोसोम का साइज को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो दो साइज हमको मिलता है, कौन कौन सा, एक को 70s टाइप कहते हैं, इज ऑफ 70s टाइप, और दूसरा क्या हो गया, इसमें राइबोसोम कैसा होता है, बड़े होते हैं। राइबोसोम्स 80s टाइप का होता है, 80s टाइप का होता है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस है अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस में। जो डिफरेंस है न्यूक्लियस में तो मेन डिफरेंस है, उसी के आधार पे हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बोल रहे हैं भाई। लेकिन और भी डिफरेंसेस होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि न्यूक्लियस एक में अच्छे से है, एक में फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड है या डेवलप है, दूसरे में इल डेवलप्ड है या लेस डेवलप्ड हम बोल रहे हैं। तो ये कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, एक मिनट दे दे। हो गया। देखिए एक और पॉइंट है, अगर मैं क्रोमोजोम्स की बात करूं, हम लोग पढ़ेंगे भी न्यूक्लियस में स्ट्रक्चर, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जब न्यूक्लियस या सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, तो ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, समझो। ठीक है, टैंगल्ड रहता है, उलझा हुआ गुच्छा के रूप में रहेगा, इसे क्रोमेटीन कहते हैं। जब सेल डिवाइड होने को आता है तो इसी का कंडेंसेशन होता है, मतलब ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोसोम। तो प्रोकैरियोटिक में देखा गया है कि क्रोमोसोम का नंबर कम होता है, जनरली एक सिंगल क्रोमोसोम होता है जो सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, मोर देन वन क्रोमोसोम पाया जाता है। तो क्रोमोसोम के भी नंबर पे क्या होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। मतलब हम कह सकते हैं फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ डिफरेंस है, दैट इज क्रोमोसोम is generally one in number and it is circular and coiled। ठीक है, जनरली क्या होता है, नंबर इसका क्या होगा, एक होगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, एक से ज्यादा होता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर एक से ज्यादा होगा किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। इधर का लिख लो, इधर लिख दे रहे। देखो तो नेक्स्ट जो फिफ्थ इसमें डिफरेंस हो गया क्रोमोसोम नंबर के आधार पे, दैट इज क्रोमोसोम नंबर इज मोर देन वन, एक से ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ 5 डिफरेंसेस है बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं। अब हम देंगे 10 मिनट आपके डाउट्स के लिए। ठीक है, अब जिसको जो भी डाउट है वो पूछ सकता है। यहां तक का क्या, एक दो चीजें मैं पूछ ले रहा हूं आपसे।
अब तक जो भी चीजें हुई हैं सिंपल सा चीज है, मैंने बताया हिस्ट्री के बारे में, सीक्वेंस समझना, हिस्ट्री थोड़ा बहुत हम लोग जान लिए, फिर साइज शेप के आधार पे कुछ फैक्ट्स जान लिए, फिर हम लोग बात आए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, तो यहां तक डिफरेंसेस खत्म हो गया। अब यहां से स्टार्ट है सेल के स्ट्रक्चर, हम लोग पढ़ेंगे सेल के एनवेलप के बारे में, जहां सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है, फिर साइटोप्लाज्म में 2 कंपोनेंट है, लिविंग नॉन लिविंग हो गया, ठीक है, फिर न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, यही चीज तीनों पढ़ लेंगे, सेल खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। हमें पढ़ना है सेल एनवेलप, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहां तक किसको, सारे लोगों को समझ में आ गया? अगर जो भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है, पूछो। थाइलाक्वाइडोइन नहीं है, ठीक है, थाइलाक्वाइड्स है, स्पेलिंग मैं फिर से लिख दे रहा हूं, थाइलाक्वाइड्स, थाइलाक्वाइड्स। इसी को क्रोमैटोफोर्स कहते हैं, इसी को क्रोमैटोफोर्स कहते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर समझो नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, आपने पढ़ा है प्लास्टिड पढ़ा है, प्लास्टिड में कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऐसे स्टैक लगा के, हर एक जो स्टैक होता है उसको ग्रैना बोलते हैं हम लोग, ग्रैनम बोलते हैं, ठीक है। और उसमें एक जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, थाइलाक्वाइड। अब क्योंकि ये तो यूकैरियोटिक में प्लास्टिड पाया जा रहा है ना, क्योंकि यूकैरियोटिक में प्लास्टिड पाया जा रहा है, एस टाइप बता दे रहे, क्योंकि यूकैरियोटिक में प्लास्टिड पाया जा रहा है, लेकिन हम तो प्रोकैरियोटिक में पढ़ रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक में इतना डेवलपमेंट प्लास्टिक के रूप में नहीं होता है, सिर्फ ये वाला जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है यही प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट रहता है सेल में, इसी को हम क्या कहते हैं, थाइलाक्वाइड्स। एक्चुअली इसी के अंदर क्लोरोफिल है और यहीं पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो अगर बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है तो उसमें थाइलाक्वाइड या उसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटोफोर्स, वो पाया जाता है। समझ में आया शिखर? बोलिएगा। शिखर, ओके। नेक्स्ट अंशु, अंशु ने पूछा एस टाइप क्या है। अगर मान लो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम स्वेडबर्ग था, ठीक है, स्वेडबर्ग था, इन्होंने क्या किया, राइबोसोम के साइज को आइडेंटिफाई करने के लिए सेडिमेंटेशन टेक्निक यूज किया। सेडिमेंटेशन कहने का मतलब है कि उसको घोल के रख देंगे, जो जल्दी बैठा वो भारी था, जो देर से बैठा वो हल्का था। तो देखा गया तो 2 यूनिट उन्होंने डिफाइन किया, इसी यूनिट को एस यूनिट कहते हैं। और 2 तरह का राइबोसोम देखा गया, एक 70S टाइप का जिसमें 2 सब यूनिट था, कौन कौन सा, तो 50S और 30S, लार्जर स्मॉलर, और दूसरा 80S था जिसमें 2 सब यूनिट था, 60S और 40S। अब कहोगे कि 50-30 तो 80 होता, 60 और 40 तो 100 होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे में थोड़ा सा वो धंसा हुआ होता है, इसीलिए ओवरऑल 50 और 30 मिल के भी 70 बनता है, और ओवरऑल 60 और 40 मिल के भी, सॉरी 40 और 60 मिल के भी क्या होता है, 100 की जगह 80S टाइप का बनता है। तो देखा गया कि एस यूनिट जो है दैट इज स्वेडबर्ग यूनिट, ये असल में सिंपल इनडायरेक्टली मेथड है किस चीज का, राइबोसोम के साइज को नापने का। जैसे हम बोलते हैं ना लेंथ को नापते हैं कि हाँ यहाँ से वहां तक मीटर में नाप रहे हैं या किलोमीटर में, उसी तरह राइबोसोम के साइज को एस यूनिट या स्वेडबर्ग यूनिट में नापते हैं। समझ में आया अंशु? बोलिएगा अंशु। अच्छा, और किसी को कोई डाउट? क्लास ओवर होगा तो आपके ग्रुप पे रोहित सर फॉरवर्ड कर देंगे, मैंने दे दिया उन्हें होमवर्क आपका, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, सारे लोग कॉपी में बना के ऑप्शंस क्या होंगे और क्वेश्चन, आप क्वेश्चन के आंसर जो लिखने वाला है वो लिख के आप स्नैप खींच के ग्रुप पे डाल देना, ठीक है, मैं उसे चेक कर दूंगा। सर ग्रुप में नहीं, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे। क्यों, आप ग्रुप पे नहीं हो क्या? किसको चाहिए पर्सनल? सर एक्चुअली सर बोले थे कि उनके पर्सनल नंबर पे भेजने के लिए, ग्रुप में भेजेंगे तो चीटिंग हो जाएगा। अच्छा ठीक ठीक, हाँ हाँ, आप पर्सनल इस पे ग्रुप पे रोहित सर के पर्सनल आईडी पे इस पे नंबर पे आप डाल देना, फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। सारे लोग होमवर्क बना के। और किसी को कोई डाउट है?
कि और क्लियर? तो यहां तक हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा, लेक्चर 3 होगा जो सेल का, दैट विल इंक्लूड cell structure and the first will be cell envelope and we will discuss about the cell membrane and the cell wall. Okay, everyone is clear? Yes, sir. प्लीज एक बार Okay. होमवर्क बता दीजिए। यस सर। क्या चीज? होमवर्क। होमवर्क चला जाएगा। ओके सर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों है, ठीक है। चलिए मैं एंड कर रहा हूं सेशन। ओके